हेलो, मैं हूं सरताज और स्वागत करता हूं आप सबका स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम क्लास 5 के रिवीजन वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस अलग अलग बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें मैंने सबको सब कुछ डिटेल में बताया है। बस ये रिवीजन के लिए है। स्ट्रगल इंडियंस स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, और वो फ्रीडम किससे? ऐसे तो इंडिया में इतनी चीज़ें थी शुरुआत में कि लोग आपस में झगड़ा करते थे कि कौन इंडिया से ट्रेड करेगा और कौन इंडिया में हुकूमत करेगा। यानी सबसे पहले ट्रेड शुरू हुआ था और अरब ने सबसे पहले ट्रेड किया था इंडिया के साथ। उसके बाद पुर्तगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद इंग्लिश। यानी सबसे पहले ट्रेड करने वाले जो थे वो अरब थे। उसके बाद आए पुर्तगीज़, उसके बाद डच, सॉरी, उसके बाद आया फ्रेंच, उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये आपस में झगड़ा भी करते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। गोल्डन बर्ड क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिलता था, जैसे कि स्पाइसेस के लिए अभी भी बहुत मशहूर है और पहले भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। यहाँ से लोग स्पाइस अपनी कंट्री में लेके जाते थे। टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा, प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेल्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले तो अरब आए, यहाँ पे हुकूमत किया, ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन ट्रेड इन्होंने ज़्यादा किया। उसके बाद पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश। इंग्लिश जब आए तो ये एक कंपनी बनाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कहाँ की थी? ये 1600 में बनाई गई थी और ये इंग्लैंड के द्वारा लंदन में इसका स्थापना हुआ था, बना था। और ये एक मर्चेंट थे। मर्चेंट कहते हैं जो सौदागर, यानी कि जो बिज़नेस करते हैं उसको मर्चेंट कहते हैं। वो यहाँ पे आए इंडिया में और उन्होंने धीरे धीरे, पहले तो आए कि हम बिज़नेस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बिज़नेस करते करते वो रूल भी करना शुरू कर दिए। ठीक है। इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि इंडिया में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं और करते हैं। 80% के आसपास लोग किसान थे। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पे लोग हाथों से कपड़ा बनाते थे और बहुत कुछ हाथ से भी बनाते थे। लेकिन अंग्रेज़ क्या किए कि यहाँ से कुछ सामान, कच्चा सामान यहाँ से ख़रीद के लेके गए और इंग्लैंड लेके चले गए। और उनके पास मशीन थी, उसको मशीन में बनाया और फिर वापस इंडिया ले आए और इंडिया ला करके उसको अच्छी खासी कीमत में बेचने लगे। जब हाथ से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और जब मशीन से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो ऐसे कर करके वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिए। तो अब उनको ज़्यादा ज़्यादा माल चाहिए था। अब माल किससे बनेगा? फिनिश्ड गुड। सपोज़ करो कपड़ा ही बनाना है तो कपड़ा को डाई करना है, कपड़े को कलर करना है, तो उसमें कोई चीज़ खर्च तो आएगा ना। तो वो एक कैश क्रॉप होता है, यानी कि ऐसा क्रॉप जो बेसिकली इसी चीज़ के लिए पैदा किया जाए। जैसे जूट का खेती बाड़ी करने के लिए कहते थे वो लोग, आप जूट बहुत ज़्यादा उगाओ। यानी कि इंसान परेशान हो गया था, यानी कि स्पेशली किसान परेशान हो गए थे कि भाई मैं अपने खाने की चीज़ ना उगा करके जूट क्यों उगाऊं, या अगर मैं जूट उगा रहा हूं तो अपने खाने की चीज़ भी उगाता हूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स करने लगी कि नहीं, आपको जूट ही उगाना है, आपको कैश क्रॉप ही उगाना है। कैश क्रॉप किसे कहते हैं आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो उन लोग कैश क्रॉप ही, जैसे कि कॉटन उगाने के लिए कहने लगे, है ना, गन्ना उगाने के लिए कहने लगे ज़बरदस्ती। इससे क्या हुआ कि खाने पीने के लाले पड़ने लगे, इंडियन किसान को बहुत परेशानी होने लगी। एक तो उनके हिसाब से कोई चीज़ उगाओ, उसके बाद उनको टैक्स भी अच्छा खासा पे करो और अपने खाने के लिए कुछ रखो ही नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी परेशानी होने लगी। एक बार की बात है कि उन्होंने सोल्जर्स बना लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए शुरुआत में बिज़नेस के लिए, फिर धीरे धीरे रूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आर्मी बना ली। ठीक है, तो आर्मी में इंडियन को भी रखा और उस आर्मी में एक दिन ऐसा हो गया कि ली इनफील्ड राइफल, एक नाम है ली इनफील्ड राइफल,
इसको ले करके एक बवाल हुआ, एक विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ कि एक र्यूमर फैल गया कि इस राइफ़ल में जो कार्ट्रेज इस्तेमाल होता है वो कार्ट्रेज को मुंह से ऐसे अलग करना पड़ता है। अब मुंह से अलग करने के दौरान उसमें जो ग्रीस होता है वो थोड़ा बहुत हाथ मुंह में लग जाता है। वो किसी ने र्यूमर फैला दिया, अफवाह ये फैला दिया कि वो ग्रीस जो है वो पिग एंड कॉज, है ना, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ वो ग्रीस है। तो ये इतनी तेज़ी से ये र्यूमर फैला कि बहुत जगह पे बहुत बवाल हो गया। ठीक है, इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि कुछ प्रिजनर जो जेल होते हैं वहाँ पे लोग गए और वहाँ पे जो अंग्रेज़ था उसको गोली मार दिया। सारे बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ऑफिसर इंग्लिश वाले थे, अंग्रेज़ ऑफिसर थे, उनको गोली मार दिया। बहुत जगह तो जला दिया, थाने को जला दिया, बहुत कुछ ऐसा किया उन लोगों ने। उसी में से एक है मंगल पांडे। उनको 29 मार्च 1857 को उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दिया। ठीक है, और ये इतना तेज़ी से ये वायरल हो गया ये बात कि जो अवध में, कानपुर में, है ना, और झांसी में, ये सब जो वहाँ के जो राजा महाराजा जो थे, जैसे लक्ष्मीबाई, है ना, तात्या तोपे, नाना साहब, हज़रत बेगम, ये सब क्या थे, ये भी उसके फेवर में आ गए कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था, है ना। आप अगर आप मुसलमान हैं तो आप पिग की चर्बी को आप लगाएंगे मुंह में? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप हिंदू हैं तो आप कभी गाय की चर्बी को नहीं हाथ लगाएंगे, है ना, क्योंकि वो धार्मिक चीज़ है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता गया। लेकिन तेज़ी से फैलने के साथ साथ, अच्छा, ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था मेरठ में। कहाँ पे हुआ था? मेरठ। ठीक है, मेरठ में शुरू हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। पहले दिल्ली की तरफ फैला, उसके बाद पूरे इंडिया में फैल गया। तो इसमें क्या था कि चूँकि ये अफवाह था, तो अफवाह के बहुत लोग बिना सोचे समझे इस पर एंग्री हो गए, है ना, गुस्सा हो गए। और कुछ लोग जो समझदार थे वो कहने लगे कि नहीं भाई, ये तो बस अफवाह है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग अंग्रेज़ का ही साथ देने लगे और कुछ लोग अंग्रेज़ के अगेंस्ट में हो गए। तो मामला ऐसा हो गया कि वो धीरे धीरे दबता गया। और अंग्रेज़ के पास तो बहुत सारी आर्मी थी। हाँ, अंग्रेज़ के पास मान ली कि यहाँ तो कम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे कम लोग थे, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा था? इंग्लैंड से। तो वहाँ की रानी ने बहुत वो भेजा, आर्मी भेजे, और फिर ये रिवॉल्ट को करीब करीब ख़त्म कर दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे कुछ सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर मतलब जो समाज में बुराई है उसको उसको दूर करने वाले। समाज में बुराई क्या क्या थी हमारे यहाँ? जैसे कि चाइल्ड मैरिज, एकदम बच्चा शादी कर देना। विडो मैरिज, यानी विडो का दोबारा मैरिज होना ही नहीं था। जैसे किसी का शौहर का इंतकाल हो गया तो उसका विडो हो गई, उसका दोबारा शादी होता ही नहीं था। और एक और ख़राब बात थी कि सती प्रथा, मतलब कि अगर विडो हो गई तो उसको उसी चीता के साथ जला देना। तो ये सब कुछ बुराई थी जो कि ख़त्म करना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद ख़ान, रविंद्रनाथ टैगोर। ये सब ऐसे रिफॉर्मर हैं जो इंडिया में जो बुराई थी उसको हटाना चाहते थे। हालांकि अंग्रेज़ भी इसको हटाना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे कि अंग्रेज़ जब अपना फिर से वो हुकूमत कायम कर लिए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से रिवोल्ट को ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे फिर फैलाने लगी। तो इंडिया के इंग्लैंड की रानी जो थी वो कहने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर नहीं रहेगा। वो पावर किसके पास चला गया? इंग्लैंड के रानी के पास। और इंग्लैंड के रानी क्या की कि नहीं, जैसे लोग रूल कर रहे थे पहले वैसे ही रूल करेंगे, लेकिन उनको एक वाइसरॉय हम लोग बनाएंगे और उस वाइसरॉय की बात उनको माननी पड़ेगी। तो वाइसरॉय सिस्टम आया इंडिया में और वो धीरे धीरे कुछ दिन तक चला। लेकिन कोई भी गलतफहमी बड़ी आसानी से फैल जाती थी पहले। तो उसको ऐसा रोकने के लिए A.O. ह्यूम ने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसमें बहुत पढ़े लिखे लोगों को रखा गया, इंडियन और अंग्रेज़ दोनों थे उसमें। और उसे इसलिए बनाया गया था कि कोई रूमर इस तरह का दोबारा ना फैले। जैसे 1857 में जो वो हुआ ना
एक र्यूमर फैल गया कि कार्ट्रिज में चर्बी का है और सुअर और गाय का चर्बी इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह का र्यूमर दोबारा ना फैले, इसके लिए ये बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला जो प्रेसिडेंट रहा था वो था W.C. बनर्जी। ठीक है, हालांकि उन्होंने बनाया किसने था, ए.ओ. ह्यूम ने, लेकिन W.C. बनर्जी उसके प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद धीरे धीरे उस तरह का अच्छे अच्छे लोग इसमें आए, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस तरह के लोग आए और नेशनलिज्म का, यानी कि इंडिया में इंडियन फीलिंग सबके अंदर आना शुरू हो गया। उनको ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अगर हम सब एक साथ मिल करके रहेंगे तो अंग्रेज़ हम पे हुकूमत नहीं कर सकते। ठीक है ना। और अंग्रेज़ क्या किए, अंग्रेज़, हालांकि आईएनसी बनाने में अंग्रेज़ का ही नुकसान हो गया। क्या कि जब एक साथ हो गए लोग तो वो अपने आपस में बात करते थे कि भाई हम लोग पे ये हुकूमत कर रहे हैं, और डिवाइड एंड रूल का हमेशा वो लोग अप्लाई किए, डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी को अपनाए। डिवाइड एंड रूल क्या होता है, डिवाइड एंड रूल क्या होता है कि अगर सपोज कि ये इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रह रहे हैं, तो अंग्रेज़ इसको भड़काते थे कि ये तुम्हारा सारा जो ये है ना ज़मीन, ये हड़प लेगा, और इसको कहते थे कि ये तुम्हारा हड़प लेगा। तो अब इसको डर है इससे, इसको डर है इससे, तो ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हुई है ना, इंग्लैंड, तो लोग इसके पास आएंगे मदद मांगने के लिए, ये भी इसके पास मदद मांगने के लिए आएगा, और ये दोनों पे रूल करेगा। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया, जो कि कुछ हद तक चला भी, है ना, उसके बाद फिर बाद में ये नाकाम हो गया। तो ये बेसिकली आपका इस चैप्टर का क्रक्स था, रिवीजन था। अब आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसे आप एक बार करके देखिए कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में भी बता दीजिएगा, आप इसके कमेंट में भी बता दीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।